वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करते हैं आप पढ़ रहे हैं। क्लास 10th CBSE के बच्चे लेक्चर को नहीं देख रहे हैं और लेक्चर के जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उसका नोट्स भी वो नहीं बना रहे हैं। आप लेक्चर को पूरा देखें और नोट्स बनाएं और ग्रुप में आप अपने नोट्स को कैप्चर करके ग्रुप में आप शेयर करें। आप जानते हैं नवंबर में आपका फर्स्ट फेज का एग्जाम होने वाला है, बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए आप वीडियो को पूरा देखें और उसके साथ साथ नोट्स बनाएं और नोट्स बना के आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। हम क्लास 10th NCERT का जियोग्राफी पढ़ा रहे थे। जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का मैंने रिसोर्स का डेफिनेशन ऑलरेडी 2 लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है और सेकंड वाले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस में आपको पढ़ा रहा था। ये लेक्चर नंबर 3 है। यदि आप नए हैं, ग्रुप में आपका नाम नया ऐड हुआ है तो आप जाएं, प्रीवियस 2 लेक्चर हैं, मैंने क्लास 10th NCERT जियोग्राफी का प्लेलिस्ट बनाया है चैनल पे, उसमें जाएं। ऑलरेडी 2 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको जाके देख के तब तीसरे पे आएँ। यदि आप डायरेक्ट इसको देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप फर्स्ट और सेकेंड को देख के फिर इसको देख के उसके बाद नोट्स बना सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पार्ट 3 आप देख रहे होंगे। मैंने ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, समाप्यता के आधार पे रिसोर्सेज को मैंने बताया था। रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हमने आपको कवर करा दिया था। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में मैंने आपको बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज को मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया था और लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया था। आज जो 3rd है क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज का, उसमें ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, हिंदी वाले स्वामित्व के आधार पे रिसोर्सेज का बंटवारा। स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का बंटवारा। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर रिसोर्स का बंटवारा, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, आज हम ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है, स्वामित्व के आधार पे आज हम पढ़ेंगे और उसके साथ साथ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पे आज हम पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप देख रहे होंगे लेक्चर को तो नोट्स बनाते रहे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के अकॉर्डिंग रिसोर्सेस को 1, 2, 3, 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स, दूसरा है कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स, तीसरा है नेशनल रिसोर्स, चौथा है इंटरनेशनल रिसोर्स। यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पे रिसोर्सेज को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जो है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इसमें हम एक एक को देख लेते हैं विथ एग्जाम्पल। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पे संसाधनों का बंटवारा को देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज मतलब होता है निजी संसाधन, निजी, हिंदी वाले निजी संसाधन यानी इंडिविजुअल रिसोर्सेज। निजी संसाधन क्या होते हैं, आपके इंग्लिश वाले तो समझ ही रहे होंगे। इंडिविजुअल मतलब किसी एक पर्सनल व्यक्ति का कोई संसाधन होता है, पर्सनल व्यक्ति की कोई वस्तु होती है तो हम बोलते हैं मेरी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, मेरी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। निजी संपत्ति आप जानते हैं, आपका घर है, आपका प्लॉट है, आपका बाइक है, आपका कार है, दैट इज ऑल योर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। वो आपके पर्सनल अपनी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल आप खुद करते हैं। दैट इज कॉल्ड द इंडिविजुअल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल देख लेते हैं विथ डेफिनेशन। सॉरी, इंडिविजुअल रिसोर्सेज विच आर owned by a private individuals are known as individual resources। IR का मतलब इंडिविजुअल रिसोर्सेज। एक ऐसा रिसोर्स है जो किसी प्राइवेट एक इंसान के द्वारा उसको ओन्ड किया जाता है, उसके साथ वो बिलोंग करता है, उस रिसोर्स को इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, इस रिसोर्स में आपका कार आ सकता है, इमेज में आप देख रहे होंगे, प्लॉट आ सकता है, आपका होम आ सकता है, ये सब आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज are those resources which are belong to या which are owned by a personal or a individual person, that is called the individual resources. Which are owned by a private individuals are known as individual resources, as example car, plot, home. इसका सेकंड है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी हिंदी में सामुदायिक संसाधन, हिंदी वाले ध्यान देंगे, सामुदायिक संसाधन मतलब
एक ऐसा रिसोर्स की हम बात करने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सच रिसोर्स विच बिलोंग टू अ कम्युनल, एक अलग प्रकार के ग्रुप के लोगों के साथ उसका सब कुछ जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, सामुदायिक संसाधन। एक ऐसा संसाधन जो उस संसाधन का इस्तेमाल, उस संसाधन का उपयोग एक इंसान नहीं करता है, उस कम्युनिटी में, उस समुदाय में, उस रीजन में रहने वाले सारे लोग का उसमें हित उस रिसोर्स से जुड़ा होता है और सारे लोग मिलके उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, उसका उपयोग, सदुपयोग करते हैं। वैसे संसाधन को कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स कहते हैं। डेफिनेशन, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। एक ऐसे रिसोर्स होते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज जो उस कम्युनिटी में जितने भी मेंबर रहते हैं वो सारे मेंबर का वो रिसोर्स कहलाता है। एज एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे पॉन्ड, तालाब इमेज में, प्लेग्राउंड खेल का मैदान इमेज में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। यानी पॉन्ड जो होता है, आपके गांव का यदि कोई तालाब है, आपके गांव का यदि कोई तालाब है तो क्या उस तालाब में केवल आप ही जाकर स्नान कर सकते हैं? क्या उस तालाब में यदि मछली का पालन किया जा रहा है तो क्या उस तालाब में जो मान लीजिए जो इन्वेस्ट कर रहा है वो तो उसका इस्तेमाल करेगा ही करेगा, लेकिन अगर मान लीजिए गांव वाले भी कोई उसमें लेना चाह रहे हैं तो मना नहीं करेगा, क्योंकि वो तालाब उसका खुद का नहीं है, सारे लोगों का है। ठीक है, तो उस तालाब एक कम्युनिटी हो गया। आप प्लेग्राउंड है, अगर मान लीजिए आप किसी लोकल एरिया में रहते हैं, वहाँ का खेल का मैदान है, केवल आप वहाँ पे सिर्फ अमीर घराने के बच्चे ही जाके खेल सकते हैं, गरीब नहीं खेल सकते हैं, सब कोई खेल सकता है। क्यों? क्योंकि उस कम्युनिटी में जो रहता है वो जाके वहाँ पे खेल सकता है, उस तालाब का इस्तेमाल कर सकता है, उस अगर वेल है, कुआं है तो उस कुएं के पानी का इस्तेमाल कर सकता है। दैट आर या दोज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज लाइक पॉन्ड, प्लेग्राउंड, वेल एटसेट्रा। ठीक है। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर रिसोर्सेज का थर्ड है नेशनल रिसोर्सेज, राष्ट्रीय संसाधन। इससे तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। नेशनल रिसोर्सेज, राष्ट्रीय संसाधन, एक ऐसा रिसोर्स जिस रिसोर्स पे अधिकार उस देश का होता है, एक ऐसा रिसोर्स, उस रिसोर्स पे अधिकार उस राज्य का होता है, उस रिसोर्स को हम बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेज। डेफिनेशन देख लेते हैं। नेशनल रिसोर्सेज ऑल द रिसोर्सेज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। एक ऐसे संसाधन जिस संसाधन का जितना भी कंट्रोल है या तो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आता है या तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, वो क्या कहलाते हैं? नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई इतना बड़ा सोना का खदान मिल जाए तो जाहिर सी बात है उस पर पहला अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का होगा। ठीक है। और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश स्टेट है वो भारत के टेरिटरी के अंदर में है, भारत देश के अंदर में है, तो उस सबसे पहले तो अधिकार स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश का होगा। लेकिन ओवरऑल बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत में है, तो इसलिए यूनियन गवर्नमेंट का अधिकार उस पर फाइनली होगा। अल्टीमेट रूप से उस पर अधिकार किसका होगा? यूनियन गवर्नमेंट का होगा। और यूनियन गवर्नमेंट उसे लेके उस रिसोर्स का इस्तेमाल पूरे भारत के हित के लिए कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फाइनली होता है स्टेट गवर्नमेंट का, उसके बाद से यूनियन गवर्नमेंट, यानी दोनों लोग कोऑपरेट करके उसका सदुपयोग कर सकते हैं, उसका उचित वे में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो होते हैं नेशनल रिसोर्सेज, राष्ट्रीय संसाधन। हम जहां आज हैं, जो जिला है वो तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, लेकिन वहाँ पे कोई इतना बड़ा इशू हो जा रहा है तो बहुत बड़ा इशू होने के साथ साथ वो एक यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आ जाता है। तो ऐसे रिसोर्सेज जिसका कंट्रोल या तो गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में होता है या स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, उसको बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेज। ठीक है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज आप देख रहे होंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, एक ऐसे रिसोर्स जिस पे अधिकार किसी एक देश का नहीं होता है, उस संसाधन पे पूरी दुनिया का अधिकार होता है, वैसे रिसोर्स को अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल रिसोर्स बोलते हैं। डेफिनेशन, दीज रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। और जाहिर सी बात है कोई इंटरनेशनल कोई संसाधन इंटरनेशनल रिसोर्स है तो कोई एक देश के हाथ में उसको दे देंगे, उसकी देखरेख की जिम्मेदारी तो इंटरनेशनल होगा ही नहीं, वो नेशनल रिसोर्स कहलाएगा। तो इंटरनेशनल रिसोर्स की देखरेख करने के लिए दुनिया में तमाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए हैं। उस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में पूरे राष्ट्र जितने भी राष्ट्र उस इंस्टीट्यूशन के मेंबर होंगे, सारे लोग अपने वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव को, अपने वहाँ पे दूत को, अपने वहाँ एक मेंबर को भेजेंगे जो उसके देख रेख में सारी चीज़ें होंगी।
जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, भारत का जो टेरिटोरियल कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल दूर, 200 नॉटिकल मील आप इमेज में देख रहे होंगे, उतना दूरी पे भारत सरकार रिसर्च कर सकता है। उतनी दूरी पे भारत सरकार वहाँ से मछली भी मार सकता है, मछली पालन भी कर सकता है। और 200 नॉटिकल मील के बीच में भारत सरकार वहाँ पे एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना सकता है, एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना के उसका इस्तेमाल कर सकता है, उस पर रिसर्च अपना नेवल स्थापित कर सकता है। लेकिन जैसे 201 नॉटिकल मील दूरी कंप्लीट करेगा, वैसे ऑटोमेटिकली उस पर अथॉरिटी पूरे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के हो जाएंगे, अरे पूरी दुनिया का उतना ही उस पर अधिकार हो जाएगा जितना भारत का होगा। तो इसलिए 201 नॉटिकल मील, एक ही नॉटिकल मील, 200 के बाद एक नॉटिकल मील भी भारत बढ़ रहा है, तो उस पर पूरी दुनिया उसको रोकने का प्रयास करेगी और उसको बोलेगी कि ये इंटरनेशनल आपका रिसोर्सेस है, इस पे सारे लोगों का अधिकार है, इसका आप खुद का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दीज रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय एंड रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये आपके चारों हो गए, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन है। ठीक है, आप जानते हैं लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में हम लास्ट पढ़ रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पे रिसोर्स। पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज, पोटेंशियल मतलब होता है, अभी आप बोलचाल में कई बार सुनोगे, क्या तुम्हारे पास उतना पोटेंशियल है कि तुम 1 क्विंटल उठा लोगे? क्या तुम्हारे पास उतना पोटेंशियल है कि तुम 60 kg का वेट तुम उठा लो? तुम्हारे पास उतना पोटेंशियल नहीं, तुम्हारे पास उतना सामर्थ्य, उतना ऊर्जा, उतना शक्ति नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो? ठीक है, तो वही पोटेंशियल एनर्जी होता है। ऐसे रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द रीजन बट हैव नॉट यूटिलाइज ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी या अदर रीजन्स। एक ऐसे संसाधन, जो संसाधन मौजूद हैं, हमको मालूम है उस रीजन में इतना संसाधन है, लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं है उस संसाधन का सही वे में इस्तेमाल करके उसका लाभ उठाया जा सके, वैसे संसाधन को बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, ऐसे संसाधन किसी निश्चित एरिया में है, किसी फिक्स क्षेत्र में है, लेकिन हमारे पास उतनी पूंजी नहीं है, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम उस रिसोर्स का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक उसका फायदा उठा सके, वैसे रिसोर्स को बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। अगेन, पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट यूटिलाइज, किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन अब तक उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल, पैसे की कमी से और टेक्नोलॉजी की कमी से, या कोई और कारण है जिसका उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया है, वैसे रिसोर्स को बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे सोलर एंड वाइंड आप देख रहे होंगे, सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी। सोलर एनर्जी से सोलर पैनल लगा के हम विद्युत पैदा करते हैं, वाइंड एनर्जी से बड़े बड़े वाइंड के टरबाइन लगा के हम उससे विद्युत पैदा करते हैं। तो हम जानते हैं राजस्थान और गुजरात, राजस्थान में कितनी धूप होती है, इतनी धूप है, इतनी वहाँ पे सन के लाइट वहाँ पड़ते हैं, वहाँ पे कितना भी हेक्टेयर में आप सोलर लगा लें और वहाँ पे लगा के हमको लग रहा है 5-6 राज्य का अगल बगल की बिजली आप वहाँ पे सोलर लगा के चला सकते हैं, लेकिन उतने पास कैपेसिटी, उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतना कैपेबिलिटी नहीं है, उतना कैपिटल नहीं है, उतना बड़ा हेक्टेयर एरिया को कवर करना जिससे हम सोलर पैनल को बैठा सकें। पहला। दूसरा है गुजरात। गुजरात आप जानते हैं समुद्र के किनारे है, और गुजरात के जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे इतने, वहाँ की जो वाइंड होती है उसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा है, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे जितने भी वाइंड के आप टरबाइन लगा लें कम पड़ जाएगा। और आप जानते हैं एक वाइंड टरबाइन लगाने पे करोड़ों रुपए खर्च पड़ते हैं, उतना कैपिटल चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ पे करने के लिए। तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल। अब आते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। आप इससे भी समझ सकते हो, डेवलप मतलब ऐसा रिसोर्सेज जिसका विकास हो चुका है, डेवलप मतलब होता है विकसित रिसोर्सेज। ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब संभावित बोल सकते हैं, संभावित रिसोर्सेज। ठीक है, संभावित रिसोर्सेज और ये विकसित रिसोर्सेज, विकसित रिसोर्सेज संसाधन। ठीक है, अब आते हैं स्टॉक रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिसका हम समय के दौरान उसका इस्तेमाल कर लिए हैं, हम ये भी मालूम कर लिए हमारे देश में कितना है, कब तक चलेगा, और उसको और अधिक से अधिक हमको उसका इस्तेमाल करना है तो कौन से टेक्नोलॉजी लगेगा हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे रिसोर्स को बोलते हैं क्या, डेवलप्ड रिसोर्सेज। जैसे मान लीजिए अभी हमारे यहाँ कोयला है, उसका हम निकाल रहे हैं, हम जानते हैं छोटा नागपुर के जो प्लेटू वाले रेंज है वहाँ पे कितना कोयला है, संभावित रूप से हम कितने साल उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डेवलप्ड रिसोर्सेज है।
हमको मुंबई हाई से पेट्रोल, हमारे इंडिया में मुंबई हाई से, अरबियन सी में मुंबई हाई एक एरिया है, वहाँ से हम पेट्रोल का खनन कर पेट्रोल निकालते हैं, मतलब क्रूड ऑयल, कच्चा तेल नीचे से निकालते हैं। हम जानते हैं उसका संभावित भंडार कितना है, लेकिन हम उसका जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो डेवलप्ड रिसोर्स हो गए। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज विच हैव बीन सर्वेड, जिसका सर्वे हो चुका है, निरीक्षण हो गया है, परीक्षण हो चुका है, गवर्नमेंट एनालिसिस भी कर लिया कितना होगा, और देयर क्वालिटी, उसका क्वालिटी भी जान गया है, क्वांटिटी भी जान गया है, डिटरमाइंड और फिक्स है फॉर यूटिलाइजेशन, प्रयोग के लिए, वैसे रिसोर्सेज को बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। विच डेवलप्ड रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विच हैव बीन सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। एक ऐसे रिसोर्स जिसके रिसोर्स का सर्वे किया गया, सर्वेक्षण किया जा चुका है, उसके क्वालिटी के, उसके गुण के आधार पे, उसकी क्वांटिटी मात्रा के आधार पे, वो कितना है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, और कब तक चलेगा, और उसका हम इस्तेमाल अभी कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। एग्जाम्पल आप जानते हैं, सॉइल, मिट्टी, आप जानते हैं मिट्टी की इस्तेमाल कितना होता है। साउदर्न पार्ट में चले जाइए, ब्लैक मिट्टी की प्रधानता है, ब्लैक मिट्टी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, तो ब्लैक सॉइल के जगह पे हम वहाँ पे कपास की खेती करते हैं, उसका इस्तेमाल करें। लेटराइट मिट्टी में खट्टे फल, काजू बादाम, मसाला वसाला की खेती की जाती है, उसका हम इस्तेमाल करें। जलोढ़ मृदा, एलुअल सॉइल हमारे नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया का है, यहाँ पे हम धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, दलहन, तिलहन इत्यादि की खेती करके उसका फायदा उठा रहे हैं, और डे बाय डे पर ईयर हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं। वो क्या है, डेवलप्ड एनर्जी के एग्जाम्पल है, 2000 एग्जाम्पल ऑफ डेवलप्ड एनर्जी। ठीक है, एंड द थर्ड है स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक मतलब होता है, नहीं कहते हैं मेरे पास स्टॉक इतने, मेरे पास पैसे हैं, स्टॉक में इतना करके मैं रखा हूँ। नहीं, लोग बोलते हैं प्याज महंगा किस लिए हो जाता है, क्योंकि पूरे जो दुकान वाले होते हैं स्टॉक करके रख लेते हैं, जमा करके होर्डिंग करके रख लेते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक मतलब भंडारित, मतलब भंडारण, जो भंडारण या भंडारण संसाधन, मतलब भंडारित यानी जो रखा गया है। दीज आर द मटेरियल in the environment which have the potential to satisfy the human needs। ये ऐसे संसाधन होते हैं या ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में हैं और उनके इतनी पोटेंशियल है जो ह्यूमन नीड्स को पूरा कर सके, बट कुड नॉट यूज्ड एज द ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट देम इनटू द यूजेबल फॉर्म। देखिए, हमारे पास वो संसाधन के रूप में पर्याप्त मात्रा में, मेरे पास ऐसे संसाधन जो पर्याप्त मात्रा में, स्टॉक रिसोर्सेज, लेकिन अभी हमारे ह्यूमन बीइंग के पास उतने दिमाग नहीं विकसित हुए पे, हमारे ह्यूमन बीइंग उस लेवल तक अभी नहीं सोच पा रहा है, ह्यूमन बीइंग उस लेवल तक अभी रिसर्च नहीं कर पा रहा है जो उस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करके उस संसाधन का हम फायदा से फायदा उठाया जा सके, मतलब उसका अधिक से अधिक फायदा उठा सके। एज एग्जाम्पल आप जानते हैं एलपीजी से गाड़ी चलती है, सीएनजी से गाड़ियाँ चलती है, एलपीजी घर में इस्तेमाल होता है, सॉरी सीएनजी से गाड़ियाँ चलती हैं, डीजल पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन आप जानते हैं हाइड्रोजन कार भी आ गया है, यूरोप कंट्री में हाइड्रोजन कार भी आ गया, हाइड्रोजन से चलने वाली तमाम चीज़ें हैं। लेकिन आप बताइए, भारत में पानी की कमी है, भारत में जल की कमी है, H2O की कमी है, नहीं है। अगल बगल में अरबियन सी है, वेस्ट बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशियन है, पानी कमी नहीं है। पूरी दुनिया में पानी कमी है, नहीं है। मेरे पास 5 दुनिया के बड़े बड़े हम मतलब महासागर है दुनिया में, तो पानी कमी है ही नहीं है। लेकिन आप जानते हैं पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O। H2O हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु, यानी हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर बना है। लेकिन वैज्ञानिकों के पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजी, ऐसा अभी ब्रेन डेवलप नहीं कर पाए हैं, वैसा मतलब दिमाग अभी खोज नहीं कर पाए हैं जो H2O पानी में से हाइड्रोजन को अलग कर दे, ऑक्सीजन को अलग कर दे। अगर ऐसा हो जाता तो हम समुद्र के पानी को, हाइड्रोजन को अलग कर लेते, ऑक्सीजन को अलग करके हम हाइड्रोजन को उसका इस्तेमाल करके और हम उसका फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में उसका इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। ये थे किस चीज़ का एग्जाम्पल, स्टॉक रिसोर्सेज। मैं एक बार हट जा रहा हूँ, आप इस सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लें। और अगला एक छोटा सा बचा है, वो है रिजर्व रिसोर्सेज, मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, मैंने बोला था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पे मैंने बोला था 4 रिसोर्सेज होते हैं। पहले थे पोटेंशियल रिसोर्सेज, संभावित रिसोर्सेज, डेवलपमेंट रिसोर्सेज, विकसित संसाधन, स्टॉक रिसोर्सेज, भंडारित या भंडारण वाले संसाधन। लास्ट में बचता है एक जो मैं सोचा छूट रहा है, उससे बेटर इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूं, रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व मतलब संरक्षित संसाधन, संरक्षित संसाधन, ऐसे संसाधन जो अभी हैं लेकिन उसको बचा के रखा गया है। रिजर्व रिसोर्सेज नहीं बोलते हैं मेरे पास रिजर्व में इतना रुपए है, मेरे पास रिजर्व में इतनी चीज़ें रखा हूँ, मतलब रिजर्व के लिए, ठीक है, सुरक्षित है, मतलब उसका इस्तेमाल मैं कभी भी कर सकता हूँ। तो रिजर्व रिसोर्सेज क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे देश में हैं, हम उसका पता भी लगा लिए, लेकिन हम उसको रिजर्व करके रखना चाहते हैं। फ्यूचर के जो जनरेशन आने वाली हैं उसको हम रिजर्व करके रखना चाहते हैं। कोई आपातकालीन परिस्थिति पैदा हो गई हमारे देश में, कोई इमरजेंसी कंडीशन सर्कमस्टांसेज आ गए हैं,
जो हमको उस समय आवश्यकता अभी नहीं है, अभी फिलहाल हमारा काम चल सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में हमारे उसके बिना काम नहीं चलेगा, तब जाके उस रिसोर्स का हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अभी उसको रिजर्व करके रखते हैं। नहीं, एफडी आपके पापा आपके घर वाले लोग एफडी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं। जब 20 साल बाद सिस्टर का शादी होगा, 20 साल बाद कोई काम करना होगा, तो उस एफडी को तोड़ के हम काम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो भविष्य में कौन जाने क्या होगा, तो इसलिए उसको रख दिया जाता है। तो रिजर्व रिसोर्सेज वही होते हैं। दीज आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। स्टॉक के ही सबसेट होते हैं, स्टॉक के ही बहुत बड़े सबसेट भंडारण होते हैं, जो विच कैन बी पुट इनटू द यूज, जो इस्तेमाल के लिए रखे ही गए होते हैं एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के दौरान, बट देयर यूजेस हैव बीन पोस्टपोन, लेकिन अब उसका अभी पोस्टपोन कर दिया, उसका इस्तेमाल ना करके अभी पोस्टपोन कर दिया गया, डेट उनका बढ़ा दिया। कीपिंग इन माइंड, दिमाग में ध्यान देते हुए कि द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, मेरे पास ऐसा संसाधन है जिसका मेरे पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, मेरे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, यहाँ पे बोला है, बट देयर यूज हैव बीन पोस्टपोन, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी कैन बी पुट इनटू द यूज विद द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी मौजूद है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम अपने दिमाग में भी सोच रहे हैं भाई अभी हमारे काम चल सकते हैं, तो मैं क्यों उस टेक्नोलॉजी लगा के और उतना पैसा खर्च करके अभी उस रिसोर्स का इस्तेमाल करूँ, क्यों ना फ्यूचर के लिए उस रिसोर्स को छोड़ देते हैं, ताकि फ्यूचर जनरेशन जो आएगा वो अपना इस्तेमाल कर लेगा। क्योंकि परिस्थितियाँ, सर्कमस्टांसेस हमेशा एक जैसे नहीं होती हैं, आने वाले टाइम में कहीं भयानक परिस्थिति पैदा हो गई, तो वैसे संसाधन को बोला जाता है रिजर्व रिसोर्सेज। जैसे फॉरेस्ट, इमेज में देख रहे होंगे, इंडिया में फॉरेस्ट कवर ठीक है, अभी कम है, औसत से कम है, 33% के आसपास एक देश में कुल उसके लैंड मास के होने चाहिए, अभी 24% है, बढ़ रहा है हर साल, पिछले साल की अपेक्षा बढ़ा है, 2 साल पे होता है फॉरेस्ट आपका सर्वे, तो बढ़ रहा है। तो भारत सरकार के पास, या भारत गवर्नमेंट के पास, या भारत देश के पास उतने पर्याप्त मात्रा में फॉरेस्ट हैं जो उस फॉरेस्ट से फुलफिलमेंट हो सके पूरे भारत के लोगों को, नीड्स को, सिर्फ नीड्स को। मैं लालच नहीं कर रहा हूँ, आपको बता दूं, महात्मा गांधी कहा करते थे, ये जो धरती है किसी एक के आकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती है, लेकिन धरती के सारे लोगों के जरूरतों को पूरा कर सकती है। ये जो धरती है, जिसके पास जितना रिसोर्स, इतना ज़्यादा धरती में रिसोर्स हैं, पूरी दुनिया के लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकती है, लेकिन एक इंसान के लालच को ये पूरी धरती पूरा नहीं कर सकती है। तो हमारे देश में फॉरेस्ट इतना है, पूरे देश के लोगों की जरूरतें पूरा हो सकती हैं, फ्यूचर में भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं रिजर्व रिसोर्सेज। आज हमने क्या पढ़ा? ग्लिम्स on the basis of exhaustibility we have already discussed in our previous 2 lecture, on the basis of origin also, and today we have discussed about the on the basis of ownership, on the basis of state of development, यानी स्वामित्व के आधार पे, और बेसिस और ऑन द बेसिस ऑफ विकास के आधार पे। और हमने पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पे इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, व्हाट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज, व्हाट इज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, व्हाट इज नेशनल रिसोर्सेज, व्हाट इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। और ऑन द बेसिस ऑफ के अकॉर्डिंग हम पढ़े थे पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज, रिजर्व रिसोर्सेज। अब इस रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में रिसोर्स का डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स अकॉर्डिंग टू द बुक, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी 4 काइंड्स हमने डिवाइड करके देख लिया, क्लासिफाइड करके देख लिया। अब आने वाले लेक्चर में आपको कैसे इस रिसोर्स को बचाना है, उस रिसोर्स का कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और कितना रिसोर्स बचा है, और किस तरह उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अधिक शोषण किया जा रहा है, बाकी लेक्चर में हम पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को देखेंगे और साथ साथ आप अपना नोट्स बनाएंगे और ग्रुप में शेयर करेंगे। और यदि चैनल पे आप नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, अपना चैनल है, आपको सारी पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको 9 to 12 मैं प्रोवाइड कराते रहूँगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय, थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, अगेन मैं धीरे से साइड से हट जा रहा हूँ, ठीक है।